गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना कमल गुप्ता डिफेंस गुरुजी के प्लेटफॉर्म से फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं बेटा। और आज हम लेकर आए हैं मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और ये जो मॉक टेस्ट है ये है आपका 15। क्लियर है बेटा? तो अब तो कुछ ही दिन बाकी हैं आपके एग्ज़ाम में, आपके सपने पूरे होने पर, आपकी नई उड़ान भरने में। तो उम्मीद तो करता हूँ मैं कि आपने पूरा दमखम लगा रखा है या लगा रखा होगा। ठीक है बेटा? और इसी तरीके से कुछ क्षण और कुछ दिन और आपको प्रयास करना है। देखिए, मेहनत उन्हीं को, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। या फिर मैं अगर दूसरे वर्ड में कहूँ कि जितना मेहनत करने वाले छोड़ेंगे उतना ही इंतज़ार करने वालों को मिलेगा। ठीक है? तो मेहनत करना पड़ेगा भैया सफलता हासिल करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट शेयर, सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए भैया, अपने ग्रुप्स में डालिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। नंबर ऑफ स्टूडेंट तक आपकी रीच, इन क्वेश्चनों की रीच ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपका सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। क्लियर है? पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आइडियल लिक्विड इज। आइडियल लिक्विड के लिए हमेशा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 0 होगी बेटा। कितनी होगी? 0। क्लियर है? लिक्विड हल्का सा भी शेयर फोर्स नहीं सह सकता, वो तुरंत डिफॉर्म हो जाता है, और डिफॉर्म हो जाता है तो मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। एट व्हाट टेम्परेचर विल द फिलामेंट ऑफ 100 वोल्ट लैंप ऑपरेट इफ इट्स सपोज टू बी परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑफ एरिया दिस। ओके, आपको पता है ये रेडिएशन का क्वेश्चन है, और रेडिएशन में कहता है Q डॉट इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर माइनस टी की पावर 4। Q डॉट कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। सिग्मा है 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8। एरिया कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? और टी की पावर 4। कैलकुलेशन अच्छी खासी होने वाली है बाबू इसमें। क्लियर है? इसको उधर लेके जाओ तो ये 10 की पावर कितना आ जाएगा? 4 तो ये रही और 2 जीरो ये, इतना आ जाएगा भाई। और डिवाइडेड बाय 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इज इक्वल टू टी की पावर 4। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ठीक है? तो अगर हम रफली आइडिया निकालेंगे, इसमें इतना एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, तो काफ़ी दूर दूर आंसर है। इसको अगर पलटी मरवा दूं तो मैं ये आ जाएगा 10 की पावर 3, 3 6 और 8, 6 और 8 कितना हो गया? 14 हो गया बेटा, डिवाइड बाय 5.67। क्लियर है? अगर एक समय के लिए अगर मैं इसको 5 ही मान लूँ तो ये 2 इंटू 10 की पावर 13 से ज़्यादा आना चाहिए। 2 इंटू पावर 13, और ये टी की पावर 4 है भैया। ये टी की पावर कितनी है? 4। क्लियर है? तो आना चाहिए इससे ज़्यादा, क्योंकि एक बार 5 ही माना है मैंने, इससे कम आना चाहिए, क्योंकि ये मैंने 5 माना है। एक बार नियरली माना है बेटा, नियरली आंसर निकालने की कोशिश हो रही है। इसकी पावर क्या कर दें? 1/4 कर दे दोनों तरफ। कितनी कर दें? 1/4। तो ये 20 की पावर 1/4, और ये आ जाएगा बेटा आपका इतना। ठीक है भाई? 10 की पावर 12 का 1/4 करेंगे मतलब आपका 3 जीरो आ जाएंगी बाहर, ये टी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से देखूं तो ये आएगा 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 2 तो बाहर आ जाएगा भैया, है ना? 2 तो बाहर आ जाएगा। 2000 प्लस समथिंग आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जाएगा भाई। रफ आइडिया निकाल लिया बेटा मैंने, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है कि नहीं बेटी बात आपको? कर लोगे? चलिए भाई, चलिए भाई नेक्स्ट देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज। लाइट को पोलराइज किया जा सकता है लेकिन साउंड को नहीं, और साउंड यहाँ पर है ये अल्ट्रासोनिक। क्लियर है कि नहीं बेटा? ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वाटर मॉलिक्यूल है और वेपर स्टेट में है, और उसका इलेक्ट्रिक डायपोल इतना है, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो मैक्सिमम टॉर्क बताइए। मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा? P इंटू ई होगा। P इंटू ई। P कितना है? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 30, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.5 इंटू 10 की पावर 4। क्लियर है? तो ये आपका कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर माइनस 26। ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बेटा? सी आ गया। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक पावर ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें इनपुट पावर आ रही है 2300 वोल्ट पर, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, और जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग्स में 4000 टन्स है। तो आपको बताना है कि सेकेंडरी में अगर मेरे को आउटपुट पावर 230 वोल्ट की चाहिए
तो कितनी टन होनी चाहिए? तो सीधा सीधा फॉर्मूला का ये पता हमें, फॉर्मूला क्या है, V2 बाई V1 इज इक्वल टू N2 बाई N1। वोल्टेज स्टार्टिंग में है 2300 और यहाँ है 230, N2 पता करना है और ये है 4000, N2 पता करना है, प्राइमरी वाइंडिंग में इतनी है। ये कितना आ गया, 10 आ गया, नहीं गड़बड़ है क्या, V2 230 है ना, V2 230 है बेटा, V2 230 है, ठीक है। N2 निकालना है और N1 कितना है आपका 4000 है, क्लियर है। तो ये 10 आएगा और ये 10 से 10 कट जाएगा, N2 कितना आ जाएगा 400। 400 टन होनी चाहिए, कितनी टन होनी चाहिए, 400 टन होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? जब हम कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इफ वर्क इज डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? हीलियम न्यूक्लियस का मास लेस है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, इसी जो डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, मास डिफेक्ट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट करिए, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ए हीट इंजन हैव एफिशिएंसी इक्वल टू दी 1, नहीं कैन नॉट हैव, सॉरी, हाँ सही स्टेटमेंट है भाई, कैन नॉट है, सही है। ऑप्शन नंबर ए चला गया। और भी पढ़ लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफाइनाइट नहीं हो सकता, कभी भी हीट एनर्जी पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और हीट हमेशा फ्लो करती है हॉट टू कोल्ड बॉडी। तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? RMS velocity of a particle is C at pressure P. If the pressure is increased, then RMS velocity will become C because C does not depend on pressure. समझ में आया बेटा? C does not depend on pressure. क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? नेक्स्ट बढ़िए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एट 73 डिग्री सेल्सियस is 0.075. Susceptibility is inversely proportional to the temperature. We know very well. तो susceptibility कितनी है? 0.0075 C, और ये 73 है, 273 में 73 जोड़ेंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 346। कितना आ जाएगा? 346। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? 346 आ जाएगा भाई। क्लियर है? और -173 पर पूछा है, तो ससेप्टिबिलिटी आपको -173 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 273 में से 173 100 बच जाएगा। तो ससेप्टिबिलिटी पूछी है जब ये कितना हो जाए? 100 हो जाए। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ठीक है, तो C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? C की जगह मैं 100x लिख सकता हूँ, तो ये आपका यहाँ से लिख सकता हूँ 0.0075 इंटू 100x डिवाइडेड बाय 346। कितना आ जाएगा? 346। क्लियर है कि नहीं बेटी बात आपको? समझ आ रही है भाई? हाँ, x निकालना है ना अपने को, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस। चलिए करते हैं, ठीक है। तो आप अगर देखें ध्यान से, ये अगर 2 जीरो हटाऊं तो ये 3.46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.46, है ना। 346 को 75 से कर लो गुना, 5 6 के 30, 3 हासिल लगी, 5 के 20, 20 और 2 3 23, 2 15 और 2 17, 7 6 42, 4 हासिल लगी, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 3 हासिल लगी, 7 तिया 21, 21 और 3 24, 0 5 9 5 2। क्लियर है? और इसमें 2 पॉइंट थे भाई यहाँ पर, है ना, और उसमें कितने पॉइंट थे? 4, तो मतलब 6 डिजिट चाहिए मुझे। कितने डिजिट चाहिए? 6 डिजिट। तो 0.025 ऑप्शन नंबर सी के आसपास आंसर आएगा भाई मेरा। ठीक है, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर क्या पाएगा? सी। ओके, चलिए भाई, वाई दी ड्रॉप्स एंड बबल्स आर स्फेरिकल? बिकॉज सरफेस वांट टू
मिनिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी तो कोई चाहता नहीं है ना भाई, अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। तो सरफेस कैसी एनर्जी चाहती है, मिनिमम एनर्जी चाहती है। और मिनिमम एनर्जी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। और स्फीयर शेप के लिए गिवन एरिया, अगर केवल वॉल्यूम के लिए देखूं तो सबसे कम सरफेस एरिया होता है। क्लियर है, समझ में आया? Formula for the kinetic mass of a moving photon, we know very well lambda is equal to h by mv। ठीक है, तो m कितना हो जाएगा, h by v lambda, and v is equal to c here because photon है, photon means light। तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ऑप्शन नंबर कितना चला गया, डी चला गया। क्लियर है, कर लोगे? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबॉलिक डायग्राम गिवन हेयर। बेटा देखो, जब भी ऐसा डायग्राम हो तो ये एंड गेट है। कैसा गेट है, एंड गेट है। और जब भी ऐसा डायग्राम हो, ये एंड गेट, ये कौन सा गेट, और गेट। क्लियर है कि नहीं बेटा? और किसके आगे अगर ऐसे लग जाए तो वो नॉट और इंक्लूड हो जाता है। मतलब अगर ये ऐसे दे रखा हो तो नैंड गेट हो जाता है बेटा ये, ठीक है। और ऐसे दे रखा हो तो ये नोर गेट, क्या हो जाता है, नोर गेट। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा। क्लियर है कि नहीं बेटा? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ए और का मैग्नीट्यूड 5 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6 है, और क्रॉस प्रोडक्ट उनका 15 है। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो वो क्या आएगा बेटा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू है 15। तो मतलब ए की वैल्यू दे रखी है 5 और बी की वैल्यू 6 और साइन थीटा इज इक्वल टू 15। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 15/30, हाफ आ गया। और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। ऑप्शन नंबर ए कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया बेटा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए व्हील इंक्रीजेज फ्रॉम 100 आरपीएम टू 300 आरपीएस सॉरी इन 10 सेकेंड। ठीक है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड ड्यूरिंग दैट टाइम इज। देखो बेटा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बताने हैं तो हमने पहले थीटा निकालना पड़ेगा। ओमेगा नोट देखो, ओमेगा नोट होगा 2 पाई इंटू 100। ठीक है, और ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 300 इन टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। क्लियर है? अच्छा बड़ा क्वेश्चन है भाई। अगर अब देखो पहले, फिर इसमें ना हमें आपको पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। तो ये आ जाएगा 600 पाई माइनस 200 पाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू 10। 400 पाई बाय 10 इज इक्वल टू अल्फा, ये कट गया, 40 पाई आ गया। कितना आ गया, 40 पाई। अल्फा आ गया, अल्फा आ गया तो अभी थीटा भी निकालो। ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। क्लियर है? तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, देखिए ये आ जाएगा, यहाँ से हम एस थीटा निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं यार, कोशिश करते हैं। ये कितना आ जाएगा, 600 पाई का होल स्क्वेयर माइनस 200 पाई का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 40 पाई इंटू थीटा। ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लगा दो, 800 पाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कितना आ जाएगा, 400 पाई इंटू 2 इंटू 40 पाई इंटू थीटा। ये कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10। क्लियर है? और ये कितना आ गया, 400। क्लियर है? 4000 पाई। कितना आ गया बेटा, 4000 पाई टोटल थीटा आ गया ये। क्लियर है? अभी अपने को तो थीटा नहीं निकालना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना होता है, थीटा बाई 2 पाई होता है बेटा। तो 4000 पाई बाय में 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना आ गया, 2000 रेवोल्यूशन आ गया। कितना आ गया, 2000 रेवोल्यूशन। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? 2000 रेवोल्यूशन आ जाएंगे बेटा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। नंबर 16 देखिए भाई, स्फेरिकल शेल्स हैं 3 और
प्लस क्यू चार्ज है इनर शेल पर, ऊपर वाली पर कितना है -2q, और तीसरे वाली के बाहर पर कितना है -5q। आउटर शेल की इनर सरफेस पर कितना चार्ज होगा। देखो भाई, आपको पता है कि कंडक्टर के इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो नेट चार्ज हमें इनसाइड 0 करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं बेटे बात आपको। तो देखो इसकी हम देख, अगर ये प्लस है तो यहाँ कितना आ जाएगा -q, -2q का हम देख यहाँ पर क्या आ जाएगा +2q। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा +q। क्लियर है कि नहीं बेटे बात। इन दोनों का सम यहाँ पर -q होगा तो यहाँ +q पैदा होना ही पड़ेगा, क्योंकि नेट चार्ज 0 होता है कंडक्टर के अंदर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। क्या आंसर आ जाएगा बेटा बी। क्लियर है, गलत है भाई, ये बी आंसर आएगा बेटा, बी आंसर आएगा। क्लियर है, क्या आंसर आएगा बी। समझ में आया। चलिए भाई नेक्स्ट है, इन साइक्लोट्रॉन ए चार्ज पार्टिकल अंडरगोज एक्सेलरेशन ऑल द टाइम। बिल्कुल ठीक बात है। बिटवीन द डी वो होता है, बिटवीन द डी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं होता। ठीक है, और इनसाइड द डी मैग्नेटिक फील्ड के कारण रोटेट करता है, तो यानी कि एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन में वो ऑल द टाइम है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ HB लाइंस फॉर बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए फ्रीक्वेंसी बतानी है। 1/λ क्या होता है, आप अगर हम देखें R 1 - n1² - 1/n2²। n1 कितना आ जाएगा 2 होता है बाल्मर के लिए, और अल्फा सीरीज के लिए 3 होता है, और बीटा सीरीज के लिए क्या होता है 4। 1/λ इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7 4 - 16। यहाँ से लैम्डा को निकाल लेंगे। लैम्डा निकलने के बाद आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। ठीक है, आपको वेलोसिटी बाय लैम्डा कर फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको, समझ आया बेटे, कर लोगे। वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है, कर लेंगे भाई, बोलो भाई फटाफट कर लोगे। चलिए भाई यहाँ से आप कर लेंगे तो आंसर आपका डी आ जाएगा बेटा। क्लियर है। क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन डिपेंड्स ऑन, भाई मीडियम कैसा है इसके ऊपर तो होगा ही, और नेचर ऑफ सिग्नल कैसा है इसके ऊपर भी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बोथ ए एंड बी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो मासेज हैं, एक का मास 1 किलो है और दूसरे का मास 2 किलो है। ठीक है, और वो एक स्प्रिंग के द्वारा इस तरीके से जुड़े हुए हैं। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको। अब दोनों मास रेस्ट पर थे, तो 2 किलो वालों ने कितना मूवमेंट किया है 2 सेकंड में ये बताना है। पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन क्या होगा, डिफरेंस ऑफ वेट। डिफरेंस ऑफ वेट कितना होगा 20 - 10 डिवाइड बाय सम ऑफ मास विल बी 3, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको। एक्सेलरेशन आ गया, इनिशियल 0 है वेलोसिटी, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हो जाएगी। डिस्टेंस ट्रेवल s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ये 0 है, हाफ a की वैल्यू कितनी है 10/3 और 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आ गया 2, 20/3। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है, कर लोगे। समझ में आया ना कैसे किया। शायद मैं अड़ गया हूं तो मैं फिर से बता देता हूं। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। डिफरेंस ऑफ वेट इसका 20 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, और डिवाइड बाय सम ऑफ मास 2 + 1 3। एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होंगी। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² निकाला है, क्योंकि हमें क्या निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। u 0 लिया क्योंकि वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको। अब a की वैल्यू और t की वैल्यू चिपका दी, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आंसर सी। क्लियर है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर h हाइट के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है। इफ द डिस्टेंस h इज इंक्रीज, टाइम पीरियड विल बी, h इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज बेटा। सिंपल सी बात है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है आपको, बोलो भाई। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है। टाइम पीरियड होता है 2π r + h डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको। अब हमें पता है ऊपर जाते जाते ऑर्बिटल वेलोसिटी तो घटती है,
और h वैसे ही बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड वैसे ही भी बढ़ जाएगा। हाँ कि ना बोलो भाई, याद है कि नहीं याद, बोलो भाई आपको। इसका फॉर्मूला आपको मैं बताऊं क्या आता था, 2π√r प्लस h का होल क्यूब बाय GR²। क्या आता था, GR²। क्लियर है, तो h बढ़ेगा तो अल्टीमेटली टाइम पीरियड बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वायर इंक्रीज करती है 10⁻³ ऑफ इट्स लेंथ व्हेन स्ट्रेस ऑफ 10⁸ न्यूटन मीटर सेकेंड्स इज अप्लाइड ओनली। ठीक है, ओके। व्हाट इज द यंग मॉडुलस, ये कह रहा है कि वायर इंक्रीजेस, अगर इनिशियल लेंथ L है तो L2 L प्लस कितना है 10⁻³ है, तो डेल्टा L कितना आ जाएगा 10⁻L इंक्रीजेस बाय ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, अगर हम बात करें डेल्टा L आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन होता है डेल्टा L बाय L, तो इस L को L नीचे ले जाएंगे तो 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, और यंग मॉडुलस क्या होता है बेटा, यंग मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना है भैया, स्ट्रेस है 10⁸ और स्ट्रेन है 10⁻³ 10⁻11 आंसर आएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, 10⁻³ उल्टी पलटी मारेगा ना तो 11 आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा डिवाइस करंट को फ्लो नहीं ड्रॉ नहीं करता है जिस वोल्टेज सोर्स को मापा जा रहा है। तो ये पोटेंशियोमीटर में होता है, सिर्फ ऐसा किस में होता है बेटा, पोटेंशियोमीटर में। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द फैक्ट दैट रेडियो सिग्नल्स रीच द अर्थ फ्रॉम द आउटसाइड द एटमॉस्फेयर वर डिस्कवर एक्सीडेंटली बाय। ये जीके का क्वेश्चन हो गया भाई, मेरी खास नॉलेज नहीं है तो इसका आंसर आपको देखना पड़ेगा। ए आंसर है भाई, क्या है, ए आंसर है, KG जेनेस्की। क्लियर है कि नहीं बेटे। ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इमेज जो बनी है वो क्वार्टर साइज की बनी है। ओके, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये देखो भाई, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 30 है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज तो इनके बीच में ही आएगी यार, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 30 है ना, तो 30 से कम आंसर होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए, तो ऑप्शन ए और सी में आना चाहिए। पहली बात तो क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको। ठीक है, और इमेज जो है वो क्वार्टर साइज की है, मैग्निफिकेशन यानी कि 1/4 है ना, और मैग्निफिकेशन कितनी होती है भैया, -v/u, -v/u। तो पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है तो मैं u को क्या लिख सकता हूँ, बोलो भाई, u को लिख सकता हूँ मैं -4v। क्या लिख सकता हूँ, -4v। अब मिरर फॉर्मूला लगाइए, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v - 1/4v इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 30 हो गया भाई, कितना हो गया 30। एलसीएम लीजिए 4v, एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा 4v, तो ये v 4 - 1 इज इक्वल टू 1/30। क्लियर है बेटे। तो दिस विल बी 3/4v इज इक्वल टू 1/30। क्लियर है, तो 90/90 इज इक्वल टू 4v और v आ जाएगा 90/4, 22.5, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बेटे, समझ में आया कि नहीं आया बेटा बोलो। तो ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट, जिसमें हमने सीखी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपका लेवल बहुत अप हो। क्लियर है, मैं इस समय आप लोगों का मोरल डाउन नहीं करना चाहता हूँ, मैं मोरल को बूस्ट करना चाहता हूँ। अच्छे क्वेश्चन करेंगे, लेवल के क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको बेनिफिट पहुँचे। क्लियर है, तो लगातार मेहनत करनी है भैया, और जब तक मेहनत करनी है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। 3-4 दिन है ना, बिल्कुल मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा खाओ, अच्छा सो और अच्छा पढ़ो, 3 ही काम अभी ज़िंदगी में। क्लियर है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो आप। जब आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखेंगे तो आप अपने आप देखेंगे कि आप है ना एग्ज़ाम में अच्छा कर पा रहे हैं। हाँ, एक जो एग्ज़ाम आपका जो टाइमिंग है उसमें आपको पेपर देना, उसमें सोना नहीं है, उसमें पेपर देना है एक, और उसको फिर एग्जामिन करना भी कहाँ कमी रह गई। क्लियर है बेटे। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतर जाएं मैदान में। तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल मिलते हैं फिर इसी समय, तब तक के लिए थैंक यू।
जय हिंद।